Clause 2 and ruling 10 of the rules and procedures of the Parliament. Already the ruling has been given, sir. Thank you very much, sir. Honorable Minister, sir. Honorable Minister, sir. It was decided in the morning, sir. Why are you repeating it? Yes, sir. दादा तो हम लोग से काफ़ी उम्र बड़ा है और उसका सेहत का हम लोग हमेशा ख्याल रखता है, इसलिए आपको टोका टोकी भी हम नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाया माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया, पिछले सत्र में इन्होंने दायर किया था और चर्चा के लिए आज यहाँ आपने अनुमति दिया है। उस प्रस्ताव का विरोध में सरकार का और इस सदन का सोच को मैं सिर्फ एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ही नहीं, इस सदन का सदस्य होने के नाते अपना मत रखना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे, तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब बराबर हैं और इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। सबसे पहले ये इन्होंने रेजुलेशन मूव किया, अपने रेजुलेशन भी नहीं बोल पाए, किसी और के नाम में दिए, अब मैं खड़ा हो रहे। इतना बड़ा मौका था, रेजुलेशन आपके नाम में ड्राफ्ट हुआ, फिर भी नहीं बोल पाए। सर, संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत और इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का रूल 200 और 203 के प्रावधान के मुताबिक आज हम लोग इस प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। मैं वैसे तो आपके कई मुद्दे हैं, मैं उसको एक एक करके मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं। मेरा प्रारंभिक अनुरोध रहेगा, शुरू में ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जब गौरव जी बोले तो विषय से हट करके कई विषय पे उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि उन्होंने मुद्दे रखे हैं तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मुद्दे नहीं रखते तो मैं लोकसभा स्पीकर का खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था उसी तक ही सीमित रखने का विचार से मैं सदन में आए थे, लेकिन उन्होंने उससे कई आगे जाकर के अपने बात को रखा है। लेकिन शुरू में उन्होंने मेरे ऊपर में एक टिप्पणी कर दिया और गौरव गोगोई उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई समान हैं और अब 3 बार इस सदन का सदस्य हो गए हैं, लेकिन उसका गलती नहीं है क्योंकि ये जब इस सदन में आए थे तब ये विपक्ष में चले गए, तो उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का रोल्स परफॉर्मेंस को कभी देखा नहीं है, तो ये इसका गलती नहीं है। और ये जब सदन में आए 2014 में, उससे 20 साल पहले मैं चुनाव का मैदान में उतर चुका था और 10 साल पहले मैं इस सदन का सदस्य हो चुका था, इसलिए वो उसमें सदस्य नहीं थे तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत समय लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रूलिंग पार्टी के लिए सिर्फ बोलते हैं। मैं सूचना देता हूं सदन में,
या कोई बात रखता हूं तो कभी कभी सदन का बिहाफ से रखता हूं। मैं ज्यादातर जो पेपर ले करता हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो भी पूरे सर्वदलीय पार्टी का बैठक का ही कागज को रखता हूं। मैटर तो अलग अलग मंत्री रखते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं होते हैं, वो सबका बिहाफ में होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री है बोलता है। इसलिए एक बार रिकॉर्ड जाके देख लो, कांग्रेस पार्टी का 60 साल का इतिहास, और हमारे भी कई हमारे बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे हैं, प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, वेंकैया जी हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, मदन लाल खुराना जी। इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले आपका अपना कांग्रेस के जमाने का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सभापति महोदय, जो हमको जो अथॉरिटी दिया है आज ये मुद्दे लेकर के आने के लिए, उसमें थोड़ा सा हम बिंदु में जाना चाहते हैं। संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं, उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा और उस उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो स्पीकर और सदन में कभी कभी मैंने देखा है स्पीकर के ऊपर में ऐसे टिप्पणी कर देते हैं, कभी रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कभी रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। स्पीकर निष्पक्ष होते हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन स्पीकर किसी एक दल से आते हैं, खास करके रूलिंग पार्टी से आते हैं, ये भी सब जानते हैं। हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल को काफी फॉलो करते हैं। वेस्टमिंस्टर में वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। स्पीकर पद में चुनाव होने के बाद वो हर पार्टी का कोई भी सदस्यता या कोई भी कनेक्शन बिल्कुल वो नाता तोड़ देता है जीवन काल के लिए। हमारे यहाँ में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत का जो हमारा व्यवस्था है थोड़ा सा हटके होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जितने भी संविधान सभा में रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, TT कृष्णाचारी जी, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में, तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे
तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ये मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था, कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन है, ऑन नहीं है। परमिशन दिए बिना आप अपने आप को स्पीकर से भी बड़ा समझेंगे तो मेरा कोई उसमें इलाज नहीं है। दूसरा, सर 115A में, रूल्स 115A में ये भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम लोग सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और ये भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए, टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। ये विषय बहुत क्लियर है सर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर को, अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं ये सब बताने मजबूर हो रहा हूं। इसके अलावा सर कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर। स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए। संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। तो इसका अब ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यह कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, जो रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी भी चीज का क्लैरिटी नहीं है, अगर पहले बार विषय आया है उसका भी निर्णय करने का अंदर रूल 389, अगर कोई मैटर क्लैरिटी नहीं है तो भी उसका निर्णय करने का फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल स्पीकर के पास होते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा, आप लोग जो है इतने सालों से आप लोग रूलिंग में रहे हैं, 2014 के बाद आप लोग विपक्ष में चले गए, तो आप लोग इतना बेचैन होने का आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र है, हम तो मर्जी से तो आया नहीं है। जनता, भारत का जनता जो चाहेगा वही होगा। इसलिए इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना कानून का डिसरिगार्ड, सदन का डिसरिगार्ड करना, ये मैं मानता हूं कि ये सबके लिए सही नहीं है। हम लोग 2000 ये हमारे साथी लोग भी बैठे हैं, मुझे आज भी बता रहे थे कि पुराने सदन में हम बोलते बोलते कुछ चीज में
अफजल गुरु को फांसी देना है नारा लगा करके हम लोग गलती से बीच में पहुंच गए ये वेल ऑफ द हाउस में। हमारा नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना डांटा हम लोगों को, इतना डांटा कि 2004 का नवंबर महीने में हम लोग जब यहाँ आधार पहुंचा तो भी इतना डांटा, मुझे भी पुकार के कहा तुम नए सांसद हो, उस तरफ जाना नहीं बिल्कुल, वो ट्रेजरी बेंच का जगह है, आधा से इधर ही रहो, नहीं तो अपना जगह से प्रोटेस्ट करो। आज तो सदन आते ही लोग पूरा प्रधानमंत्री जी का आगे आ जाते। हम लोग ने, हमारा एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कागज फाड़ के कभी भी स्पीकर कुर्सी को हम लोग ने नहीं फेंका है। आप पूरा इतिहास देख लो, हमारा पार्टी कभी भी सेक्रेटरी जनरल का टेबल में चढ़ करके हम लोग ने कभी नाचा नहीं है। हम लोग ने कभी भी ऐसा नहीं किया जो इस सदन को शर्मसार करे। कभी नहीं। आप इतिहास देखिए, रिकॉर्ड है, लोकसभा का रिकॉर्ड है, 1951 के बाद पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। कभी किसी एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने कागज फाड़ के चेयर के मुंह में फेंका है? आप बताइए। आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं आपका हरकतें अगर गिन के बताने लग जाएंगे आप खुद को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज 40 साल बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया। आज के इस चर्चा में आने से पहले अगर थोड़ा सा आप हमारे बात आप मानते ही नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय सदन में, या उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, थोड़ा पढ़ के आते तो भी आप में ज्यादा विनम्रता आते। आपने बिल्कुल परवाह नहीं किया, अपने ही पुराने बड़े नेताओं का वक्ता जो रहे हैं उसको पढ़ने का भी आपने कभी कष्ट नहीं किया है। जब 1987 में बलराम जाखड़ जी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नोटिस सर्व किया, उस समय का एक ही लाइन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं पढ़ के बोलना चाहता हूं। राजीव गांधी जी का ये मैं कोट कर रहा हूं, इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदस्यता पर अंगुली नहीं उठा सकते, चाहे हम उनसे सहमत हो अथवा असहमत। वे जो करते हैं भले ही वो किसी को पसंद ना आए, परंतु यदि हम उनके विश्वास एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनके वचनबद्धता पर उंगली उठाते हैं तो हम सब अपनी संस्था का आधार ही नष्ट कर देते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्पीच का हिस्सा है। आज यहाँ यही किया जा रहा है, यही किया जा रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, यही आप लोग आज यहाँ किया जा रहा है। जब 1954 में जब जीवी मावलंकर जी का खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ओपनिंग रिमार्क्स है मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। व्हाट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड रिमार्क्ड, I quote, I would beg honorable members sitting opposite, those who have signed it and those in duty bound have supported it, to read that thing which they have signed it. It is a vicious thing they have signed. I doubt whether the persons have read it before they have signed it. If they have read it, they would have hesitated 100 times before they signed that document. And Pandit Jawaharlal Nehru further says, at any time, and yet seeing the manner in which this has been brought forward and the wording used here, I say it is a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in this house to support this is to consider that
man utterly lacking in intelligence. उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही अच्छा पोर्शन है, मैं उसको भी बताना चाहता हूं। ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं हिंदी वर्जन वाला आपको बोल के सुनाता हूं। आप अच्छा ही नहीं सुन रहे हो। ये हमारा साथी रहे हैं। मैं सोचा कि ये थोड़ा सीनियर है, राहुल गांधी जी और सबको समझाएंगे, ये ही ऐसे हरकत करते हैं, क्या समझाएंगे दूसरे को। इससे तो अपेक्षा था कि ये थोड़ा वेल मैनर्ड बिहेवियर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं ये कोई दल का मामला नहीं है, इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को दल का विचार छोड़कर इस पर विचार करना चाहिए। ये मामला इस सारी सभा का है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं संसद के सम्मान का जहां तक संबंध है, यह विषय बड़ा गंभीर हो जाता है। अध्यक्ष के विषय में जो कुछ कहा गया और किया गया है वो सब हम लोगों के ऊपर ही लौट आता है। जो अपने को इस सभा का मान्य सदस्य कहते हैं, इस प्रश्न के सभा के सम्मुख आते ही मुझे अत्यंत दुखी हुआ। मैं चाहता हूं कि सदस्यों को इसका पता लग जाए। हम अध्यक्ष को बहुत वर्षों से जानते हैं, काम करते देखते हैं और संभव है हम में से कुछ लोगों की सम्मति उनके विषय में ठीक वैसे ही ना हो जैसे कि अन्य लोगों की हो। हुआ यूं है कि हम में से कुछ लोगों ने, चाहे वे विरोधी दल के हो अथवा इस दल के, उनके निर्णय अथवा विनिश्चय को पसंद नहीं किया है। उनके विनिश्चय को से सम्मत ना होना एक चीज है और जो कुछ हो चुका है उस पर नाराज भी हुआ जा सकता है, ऐसे चीज हो जाया करती है। किंतु ऐसे व्यक्ति के सद्भाव को चुनौती देना एक दूसरी चीज है। हम उनके सद्भाव को चुनौती देकर अपने देशवासियों और संसार के सम्मुख अपने आप को धोखा देते हैं कि हम तुच्छ व्यक्ति हैं और यही चीज बड़ी गंभीर है। ये नेहरू जी ने कहा और आगे कहता है इसका निर्णय तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम दुनिया को और अपने देश को ये बता रहे हैं कि हम तुच्छ और जगरालू व्यक्ति हैं और इसके परिणाम पर ध्यान दिए बगैर ओछेपन में अपने को फंसाना चाहते हैं। आप सोचिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना गंभीरता से इस बात को उस समय रखा था। कम से कम आप लोग उसको पढ़ के आते। आप उनका बातों का स्मरण नहीं कर रहे हो, स्मरण करिए, बताइए आप। सभापति महोदय, आज दुख इस बात का है कि इस रेजुलेशन पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रिसाइड करने के लिए ओम बिरला जी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर के मैं यहाँ किसी के राजनीति में कोई छवि को खराब करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं गवाह हूं और आप लोग भी एक दूसरे को बातचीत करके आपको भी पता लग जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी का खिलाफ में ला करके आप लोगों ने कितना गलत काम किया है। जो आज चेयर से टिप्पणी की गई है कि इनका नोटिस ही डिफॉल्ट था, फिर भी स्पीकर साहब ने खुद सारा करेक्शन करने दिया, इनके 3 मेंबर को बुलाया और उसको साइन करने दिया। आप सोचिए उस महान व्यक्ति का खुद का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और खुद करेक्शन करवा रहे हैं कि आपका गलत है।
आपने सही नहीं किया है, नंबर ठीक नहीं है। सारा करेक्शन भी ओम बिरला जी ने सिखा कि सारा नोटिस को भी ठीक ठाक शुद्धिकरण करवा के आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड में क्यों इसको रिजेक्ट करना है। अगर बात निकल गई तो चल चर्चा करते हैं, बात तो क्लियर हो ही जाएगा जब सदन में हम लोग एक दूसरे का बात सुनेंगे। सभापति महोदय, जब हम लोग ओम बिरला जी के बारे में इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूँ। मैं भी कई स्पीकर हमने देखे हैं, सब स्पीकर अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका अपना इतिहास है, सबका योगदान है। जब स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, और जो वाक्य बाकी लोग तो अभी बोलेंगे ही। आज माननीय उपनेता गौरव जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि वो भी रात को जाकर के सोचेंगे मैंने ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। क्योंकि सर, आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जब से भारत आजादी हुए हैं, एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस के खिलाफ काम करते हैं, और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। व्यवस्था बनाया हुआ है, स्पीकर संचालन करते हैं, सेंस ऑफ द हाउस मिलकर हम लोग यहाँ में तय करते हैं। मैं आपका बिहाफ में बिजनेस रखता हूं, लेकिन स्पीकर सबका है। तो आप स्पीकर को सरकार का स्पीकर बोलना, सरकार के माध्यम से स्पीकर का नॉमिनेशन जरूर हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि स्पीकर सरकारी भाषा बोलते हैं। आप इस तरह का जब इल्जाम लगाते हैं स्पीकर के बारे में, आप सोच के देखना चाहिए। हमारा तो कितना स्पीकर हुए हैं जिसको हमने समर्थन करके जो इलेक्टेड हुए हैं, ज्यादातर स्पीकर आपके ही पार्टी से रहे हैं। हमने आज तक, जब 2008 में कैश फॉर वोट का जब हंगामा हुआ था, उस समय सीपीएम से बिलोंग करते थे पार्टी सोमनाथ चटर्जी, लेकिन सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ। जब इतना हंगामा हुआ लोकसभा में और वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के पास 19 एमपी शॉट थे, वो 21 ज्यादा प्राप्त करके जब जीते तो पैसा देकर के एमपी को खरीदने का जो मामला आया, सारा टेलीविजन में कैप्चर हुए। हम 3 बजे उस टेलीविजन का टेलीकास्ट के लिए रुक रहे थे अडवाणी जी के कमरे में, लेकिन बताया गया वो मैनेज हो गया है और लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। सारा एमपी को करोड़ों पैसा जितना दिया, सबका लाइव कैप्चर था उस पत्रकार के हाथ में। लेकिन सारा जब पता चल गया हम लोगों को कि टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोगों ने अडवाणी जी को कहा कि अडवाणी जी, इतना खुले जो लाइव कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों देकर के एमपी को खरीदा, वो जो वीडियो है वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, क्या करो, 5 बजे वोटिंग है। अडवाणी जी ने फ्रस्ट्रेशन में कहा अब कोई चारा नहीं है, अरुण जेटली जी को कहा आप फोन करो उसको। वो फोन स्विच ऑफ है, गायब है, हम लोगों को मालूम है कहाँ था। लेकिन बाद में अडवाणी जी ने कहा जो पैसे दिए हैं, रिसीव किए हैं, जिसका वीडियोग्राफी हुए थे, कुछ पैसे लेकर के संसद का पटल में रख दो। तो हम लोगों ने वो पैसे को लेकर के यहाँ पे डाला, और बाद में जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने गड़बड़ किया, वो हीरो हो गए। जो विसल ब्लोअर है सबको जेल डाल दिया। हमारा 3 एमपी को जेल डाला। और उसके बाद में हमने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो जो पत्रकार का जो वीडियो है वो आपको सौंपा है, आप तुरंत टेलीकास्ट कराइए। इतने दिनों तक स्पीकर ने उसमें कार्रवाई नहीं किया। सरकार का बचने का मामला था, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं था। फिर भी हम लोगों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय हमने पूरा अपोजिशन पार्टी जाके स्पीकर को रिक्वेस्ट किया कि सर, जो वीडियो टेप दिया है उसको सिर्फ प्ले करना है, देश दुनिया देखना चाहिए संसद में कैसे खरीदारी हुए हैं। तो वो जब उसको डिस्प्ले नहीं किया गया, प्ले नहीं किया, तब भी हम लोग ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने नहीं लिया है। और 40 साल बाद आप लोग आज ये काम लेकर के आए हैं। और बिरला जी का समय में आज आप लोग को मालूम होगा कि पुराना रिकॉर्ड को देखिए और नए रिकॉर्ड को देखिए।
जो रिफॉर्म्स माननीय ओम बिरला जी के समय में हुआ है, कोई उसको नहीं नकार सकता है। आज मैटर जो 0 आवर में जितने रेस हुए हैं, इतने सालों का रिकॉर्ड हमने देखा है। हाईएस्ट 0 आवर में मैटर ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। रूल 377 आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा रूल 377 ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। मैटर्स अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का अर्जेंट मैटर्स कोई भी रेज करना है, चाहे स्पेशल मेंशन हो, हाईएस्ट नंबर ओम बिरला जी ने इस सदन के सदस्यों को मौका दिया गया है। बाकी जितना आप लोगों का जो संसद के अंदर के बाहर में भी आपने देखा होगा, पार्लियामेंट को पूरा डिजिटल बनाने में, पेपरलेस फंक्शनिंग करने में, ई नोटिस, ई बुलेटिन, ई रिपोर्ट्स, ई ऑफिस, ये पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाया पूरा ओम बिरला जी का अध्यक्षता में। मेंबर्स का पोर्टल बनाया गया। उस समय हम लोग भाषण देने के बाद 2 दिन लगता था मेरा भाषण का कॉपी टेलीविजन से निकालने के लिए। अभी हर सदस्य भाषण देता है, तुरंत आपको सोशल मीडिया के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बता सकते हैं कि मैंने ये बात उठाया है, वीडियो आपको अवेलेबल कर देते हैं। हर मेंबर को अपना सुविधा, हर मेंबर को काम करने के लिए जो मदद ओम बिरला जी ने किया है, आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाया है, लेकिन इतिहास गवाह है, हर मेंबर ओम बिरला जी को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। मेंबर लोगों के लिए जो ओम बिरला जी ने काम किया है। आप लोगों ने आज जो ऐसा स्पीकर के खिलाफ में जो आपने अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो काम किया है, मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं। आज हमारा जो पहले बार चुन के आए एमपी हो या महिला सांसद हो, आप बताइए, मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, सभापति महोदय, जब ओम बिरला जी सबको मौका देते हैं, चाहे वो नए एमपी हो, पुराने हो, महिला सांसद हो, आप पुराना रिकॉर्ड को कंपेयर कीजिए और अभी का रिकॉर्ड को कंपेयर कीजिए। मैं कहता हूं, मैं प्राउडली कहता हूं, हम उस लोकसभा का सदस्य है जिसका अध्यक्ष ओम बिरला जी है। हम लोग फख्र से कह सकते हैं। और आपने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। भारत का नाम को विश्व भर में बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भारत को रोल को ओम बिरला जी ने समय समय में देश के बाहर भी ले गए हैं और डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ओम बिरला जी ने मजबूत से खड़ा किया है। और अभी पहली बार इसमें कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बचे नहीं है। 64 कंट्रीज का फ्रेंडशिप ग्रुप पूरा लोकसभा राज्यसभा का ओम बिरला जी का अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्शन में हम लोग सबका सहमति से पूरा अपोजिशन पार्टी एमपीज का डिमांड में ये 64 पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है। इसको आप धन्यवाद नहीं देंगे? आप बोलते समय कम से कम इतना तो मान रखते हैं कि भले ही किसी का दबाव में आपने मोशन लाया हो, इंसान को किसी के प्रति में इतना घृणा नहीं होना चाहिए कि अच्छा काम को भी आप धन्यवाद देने भूल जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, आप लोग आपने निजी टिप्पणी भी की है। 17 लोकसभा 97% प्रोडक्टिविटी, 18 लोकसभा 93.33% प्रोडक्टिविटी। आपने आज आप मेरे बाद में जो बोलने वाले हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यही 18 लोकसभा का मैं बात कर रहा हूं। आपका कितना संख्या है, हमारा कितना संख्या है, सबको मालूम है। एनडीए पार्टी को टोटल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्पीकर ओम बिरला जी का नेतृत्व में टोटल दिया है अभी तक 321 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सरकार के एमपीज को दिए हैं, 321। और अपोजिशन पार्टी को ओम बिरला जी के नेतृत्व में अपोजिशन पार्टी को टोटल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अवसर दिया है
364। ये पक्षपात है। हमारा संख्या ज्यादा है, सवाल पूछने के लिए ज्यादा आपको मौका देते हैं और आप कहते हैं स्पीकर पक्षपात करते हैं। ये क्या तरीका है? आप तभी आदत खराब हुई है, तभी आदत खराब। 18वीं लोकसभा में 18 लोकसभा, जिस लोकसभा का हम लोग सदस्य हैं, जिस लोग Sir, I will give you a chance. Let him complete his speech. I will give you a chance. I will listen to you. I will listen to you, sir. Let him complete. Yes, sir. Honorable Minister. Yes, sir. सर ये कोई टाइम 2A. Sir, 203, except with the permission of the speaker or the person presiding, a speech on the resolution shall not exceed 15 minutes in duration. Sir, he has already spoken for half an hour. How are you allowing? This is 203. And you look into Kaul and Shagdar that unless the speaker gives express permission, nobody can speak more than 15 minutes. Okay, sir. And you are allowing him Sir, thank you. half an hour Thank to you for speak. enlightening me, sir. Sir, Please. stop him. सर, Sir, Honorable ये एक्चुअली Minister may continue to speak. मैं तो सर मैं तो क्या करें, मुझे दया आ रहा है। इतना सीनियर एमपी है, ये इसको मालूम होना चाहिए 1954 में ऑपोजिशन पार्टी ने पूरा दिन का डिमांड किया था डिस्कशन के लिए, जब जीवी मौलनकर जी के खिलाफ में रेजोल्यूशन लाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1.5 आवर एलोकेट किया। बहुत तीखी बहस हुई कि कितना समय चर्चा के लिए देना चाहिए, तब फाइनली एग्री हुआ कि 2.5 आवर्स डिस्कस होना चाहिए। उसी 2.5 आवर्स में मंत्री का 15 मिनट है। आज हम लोग 2 दिन का चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन का, हम लोग 2.5 घंटे नहीं है। ये सरकार भागने वाला नहीं है। वो 2.5 आवर्स का डिस्कशन का आप एग्जाम्पल लेकर के 2 दिन का डिबेट को कंपेयर करते हैं। इतना सीनियर होकर के भी इतना मालूम नहीं इनको। सर टोटल सर 18 लोकसभा का मैं बात कर रहा हूं सभापति महोदय। 18 लोकसभा में अभी तक टोटल 1835 इश्यूज 0 आवर में रेस किया गया है अभी तक, और टोटल उसमें जो अपोजिशन पार्टी को दिया है 56%, यहाँ सिर्फ 44% है। अब इल्जाम लगाते हो स्पीकर के ऊपर में। सर बेमान। अब वो सुन नहीं सकते हैं बैठ करके। देखिए कभी कभी आप उम्र में बड़ा हो सकते हैं, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट हमसे मिलेंगे। आप सुनिए, आप सुनिए। सर सभापति महोदय, इतना आंकड़े हैं, मैं अगर एक आंकड़े देना शुरू करेंगे तो मैंने शुरू में कहा आप पछताएंगे। ऐसा इंसान, ऐसा माननीय स्पीकर के खिलाफ आप लोगों ने नोटिस लाया है, जो आपको इतना सपोर्ट करते थे। आप पूरा अपोजिशन पार्टी को इतना बड़ा दिल के साथ आपको मौका देते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं किया, और आप उसी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। सर सर वो दुखी है तो दुखी है, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है। सर नेतृत्व के बारे में भी कहा गया है। हमारे जितने भी पूर्व के जो ऑनरेबल स्पीकर है उनके बारे में आज तक हम लोग ने जो भी देखा है, और माननीय स्पीकर प्रेजेंट स्पीकर ओम बिरला जी के बारे में भी हमने जो देखा है, मैंने किसी को डाउन करके मैंने नहीं कहा। मैं ओम बिरला जी ने जो किया है, वो जब से अध्यक्ष बने उसको मैंने आपके सामने में आंकड़े रखा। अगर मैं पुराने वाले रखते तो ये राजनीति हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं कुछ पॉइंट्स, आज मैं नहीं चाहते थे कुछ पॉइंट बोले, मगर क्योंकि आज बात रखे हैं
तो उसको जवाब के तौर पर मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग धैर्य से बात को सुनिएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है? इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे में मानसिकता क्या है? कौन लोग हैं जो आज हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? भारत के जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी संस्था हो, इसको आप लोग ने अटैक किया है, उसको बात वो बाहर की बात है। लोकसभा स्पीकर के जो पद है आज तक बचा के रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कई दिनों से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में हमला जो करने का आरंभ हुआ 2014 के बाद, लोकसभा स्पीकर का पद को अभी तक क्यों बचा के रखा है? लेकिन अब मुझे पता चला कि भारत में लोकतंत्र को अगर हमला करना है तो स्पीकर का कुर्सी को हमला करो। ये निर्णय उन्होंने लिया। आपने आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कहा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसी सदन के सदस्य होने के नाते मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जब उस दिन नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे थे, कहां से यह बात शुरू हुआ? रूल 3491 में उन्होंने जो बात रखा और जो बार बार गौरव जी उसको दोहरा रहे थे, उस पे स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया। और मैंने शुरू में कहा आर्टिकल 118 में भी जो लिखा है कि स्पीकर का डिसीजन आप भले मंजूर हो ना हो, एग्री हो ना हो, फाइनल होते हैं। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वही राजीव गांधी जी ने कहा कि आप सहमत नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति हम लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन तो है ही नहीं है। ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। तो आपका बात को अगर स्पीकर नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? स्पीकर ने रूलिंग दे चुके थे कि आप जो कह रहे वो मुद्दे सब्सटेंटिवली इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कोर्ट मत कीजिए। आपने मेंशन कर दिया, फिर भी बोल रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि रूलिंग हो चुके हैं। हमने भी 2 बार उठ के कहा कि स्पीकर का रूलिंग है वो फाइनल है। स्पीकर का रूलिंग फाइनल है, फिर भी बार बार उठ के कह रहे। उसके बाद सर, उसके बाद इन लोगों ने पहला आरोप लगाया, पहले आरोप लगाया कि इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। No, please listen, madam. He merely mentioned that the ruling was already given. No, there is no rule of order here. Please. वो सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, रेजोल्यूशन लेके आया, सच्चाई सुन नहीं पा रहे। सच्चाई सुनिए। सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अब बताता हूं सही बात क्या है। मैं अब सही बात बताता हूं। सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं, विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं। किसी का सुनता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर, मैंने बार बार कहा है, That is his point of observation. He is making his point. सच्चाई है तो करवा लग रहा है। ये लोग सुन नहीं पा रहे,
मैं क्या करूं? वेणुगोपाल जी, आप अगर बैठिएगा। वो ये वेणुगोपाल जी, मुद्दे नहीं उठाते तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जर्वेशन, दैट इज हिज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट हिम मेक हिज ऑब्जर्वेशन। नो, प्लीज, मैं उसका गंभीरता को बताता हूं। आप बोलिएगा सर। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है, बाकी तो ऐसा ही होगा। आप वहां बैठे हैं सभापति महोदय, और आपको यार बोलते हैं, और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी संसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। सर, जब आप बैठिएगा, नाम लिए हैं, मैं मौका दूंगा उनको बोलने के। आप बैठिएगा, नाम लिए हैं आप, अरे बाद में मौका मिलेगा, आपको मौका मिल, मैं मौका दूंगा। सर मैडम आपका नाम लिए हैं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे मैंने तारीफ किया है। आप बैठिएगा प्लीज। तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। अरे कांग्रेस वालों को क्या हो गया है, अच्छा बात बोलने से भी दुखी और कठोर बात बोलने से भी वैसे ही दुखी है। देखिए कुछ बातें ऐसे होते हैं, आप सुन लिया करो, क्योंकि मैं सच्चाई से बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिल से बोलता हूँ, मगर सच्चाई बात बोलता हूँ। कोई अगर बहुत बिगड़ जाए, उसको सुधरने का क्या तरीका है? जो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वो माँ बाप ही समझाएंगे ना। अब यहाँ स्पीकर जो है हमारा माँ बाप है इस सदन में, या कोई इनडिसिप्लिन एमपी बार बार रूल तोड़ता है तो स्पीकर थोड़ा डांट लगाता है तो भी उसका इतना नाराज होकर के इशू बनाते हैं। स्पीकर का जो निर्णय होता है सर्वसम्मति से हमें उसको मानना होता है। लेकिन सर इसके अलावा, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा कि हमारा तो संस्कृति क्या है, हमारा नेता परिवार, हमारा बाप दादाओं ने जो कहा है वही हम सीखेंगे। हमारा जो सीनियर लीडर्स ने जो सिखाया है हम उससे इधर उधर कभी भी नहीं हटेंगे। और जो हमने आपको कहा है कि 2014 के बाद आप शुरू में तो कहा कि बीजेपी फांसी से ये किया है इसलिए इलेक्शन जीत गया हो गया। 2019 के बाद फिर हार गए, वो चौकीदार चोर क्या पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये फिर ये सोचने लगा अब क्या करें।
कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। इन्होंने किसको छोड़ा है? आर्मी। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर आपने चलाया है, कभी ऐसा वक्त कोई और दे सकते हैं क्या? मैं तो, मेरा कल्पना से परे है, कैसे बोल सकते हैं आप? और बाहर जाकर के अमेरिका में, जर्मनी में जाके बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवीन करो, बाहर का देश के लोग भारत में आओ और बाहरों को ठीक करो। हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या विदेशी ताकत चाहिए क्या हमको? क्या बात करते हैं? सोचिए, आपका नेता का कारनामा मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? हमने कल्पना भी नहीं किया। और आपके लोगों ने, आपके नेता प्रतिपक्ष ने आर्मी का वहां जाकर के और आर्मी के जवानों को जाकर के बोलता है तुम्हारा सारा अधिकार तो आर्मी ऑफिसर ले जाता है, जवानों को क्या मिलता है? सर, कितना खतरनाक बात है। किसी भी फोर्स का, किसी भी देश, किसी भी संगठन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व कमांडिंग होना पड़ता है। और हमारा सेनाओं में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसका जो शब्द होता है सर्वमान्य, सारा उसका पूरा फोर्स बांटते हैं और जाके वो फौजियों को बोलते हैं तुम्हारा कमांडर एंजॉय करते हैं और तुम लोग मरे हुए हैं। सेनाओं में फूट डालने के लिए इसका नेता प्रतिपक्ष ऐसे बात करते हैं। सर, 2017 में जब सभापति महोदय, 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन का सेना आमने सामने में जब वहां पे टेंशन बना हुआ था, उस समय चुपचाप से उनका नेता प्रतिपक्ष चाइनीज एम्बेसी में जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से और ये गुप्त रखा गया, और बाद में चाइनीज एम्बेसी के वेबसाइट में पब्लिश हुआ। तब जाकर के उन्होंने कहा हम तो जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे चाइनीज एम्बेसी से, इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमारा आर्मी, हमारा सरकार को भरोसा नहीं है, चाइनीज एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेना है इनको, वहां से जानकारी लेना है इनको। आप सोचे, इसके लिए माफी मांगना तो छोड़िए, आज तक इन्होंने अफसोस प्रकट भी नहीं किया है। सर, आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को ये लोग नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। 2013 में सर, सभापति महोदय, 2013 में यूपीए सरकार के समय में उनके रक्षा मंत्री ने इसी सदन में खड़ा करके रिकॉर्ड में कहा है कि पूरा भारत चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां रास्ता इसलिए नहीं बनाया, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, नहीं बनाना है। अगर बनाएगा तो चाइनीज आर्मी आ जाएगा और सारा बॉर्डर एरिया को अंडर डेवलप रखना है। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस सदन का। पी चिदम्बरम, इनके जमाने में गृह मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद इतने साल बाद में पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि हम लोग बदला लेना चाहते थे, अमेरिका ने कहा कि बदला नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, इसलिए डर के हम लोग चुपचाप बैठे। इनका चिदम्बरम का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप तो दूसरे सदन में सदस्य हैं, रिकॉर्ड में है, आप जाकर के पूछो और आप ऐसे बात करते हैं सर। और आप
ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। मैं तथ्य से बाहर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं जो आज कह रहा हूं मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। एक भी सदन का रिकॉर्ड या बाहर का रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं कह रहा हूं। और ये लोग बच नहीं सकते हैं, ये लोग बच नहीं सकते हैं। और इनका नेता ने कहा हम पूरा इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, इनका नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है। इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी भी कल्पना नहीं किया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। बाहर में जाकर के, आप अमेरिका में जाकर के मुस्लिम काउंसिल ऑफ न्यू जर्सी के साथ, इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस्लामिक मेडिकल काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साथ में आपका मिलना जुलना क्यों होते रहते हैं बताइए? और सर, जॉर्ज सोरोस के साथ सर सभापति महोदय सुनिए, आप सुनिए। सऊदी अरब तो हम भी गए हैं। हमने सऊदी अरब इसलिए गए कि हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का हज यात्रा अच्छा हो, ये हम बात करने के लिए सऊदी अरब गए। हम लोग वहाँ किसी भारत विरोधी लोगों से गुपचुप मिलने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूँ जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। आप हमारा नेता को ऊपर में उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में आप कीचड़ उछालने का कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे नेता को आप कभी भी आप गिरा नहीं सकते हैं। हमारा नेता को आप कभी गिरा नहीं सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का इस देश का प्रति समर्पण उतना पवित्र है जितना कमल फूल पवित्र है। आप दाग नहीं लगा सकते हैं। ये लोग 14 से दाग लगाने के लिए कोशिश करते हैं। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हासिल किया है उसको ऊपर में सवाल उठा करके आप कमजोरी दिखाना चाहते हैं। देश के लोग आपको कमजोर बना देंगे। नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कोई नहीं कर सकता है। इस देश में, दुनिया में सबने देखा है हमारा नेता कितना बड़ा दिल के साथ, कितने सोच विचार दूरदृष्टि के साथ देश का काम बहुत अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं। मैं सर अंत में, मुझे तो बार बार वो सुन के ये लोग परेशान हो गए, सुन नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे। तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कहना तो उनको चाहिए था, ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो उनको कहना चाहिए था जो कांग्रेस वाले हैं। लेकिन मैं उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व के लिए मैं ही कह देता हूँ। कह दो सर, मुश्तर खैराबादी का ये लाइन है। मुश्तर खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जो मुगल का आखिरी रूलर, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्यगण, रूल 202A के तहत जो भी चर्चा है अभी रेजोल्यूशन के सीमित ही रखिएगा। और मैडम आपका नाम लिया गया और आपकी तारीफ की जा रही थी। आप कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए। सर, इन्होंने
अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए। अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की। I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय, धन्यवाद। धन्यवाद सर।